हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट में। और 19वीं प्रैक्टिस सेट है आपकी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि निगरानी यानी मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो निगरानी और मॉनिटरिंग में क्या मुख्य विशेषता डिफरेंस होते हैं उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपकी कि निगरानी एक आवधिक यानी पेरियोडिक गतिविधि है जो परियोजनाओं के अंत में की जाती है, जबकि मूल्यांकन एक सतत यानी ऑनगोइंग गतिविधि है। दूसरा कह रहा है कि निगरानी एक सतत प्रक्रिया है जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान प्रगति को ट्रैक करती है, जबकि मूल्यांकन एक आवधिक प्रक्रिया है जो परियोजनाओं की प्रभावशीलता और प्रभाव का आकलन करती है। तीसरा कह रहा है कि निगरानी गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव डेटा पर एक केंद्रित है, जबकि मूल्यांकन मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव डेटा पर संग्रहित है या केंद्रित है। और लास्ट कह रहा है कि निगरानी का मुख्य उद्देश्य केवल परिणामों यानी आउटकम्स को मापना है, जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य केवल इनपुट्स को मापना होता है। तो ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से आपको बताना है कि निगरानी और मूल्यांकन यानी मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन में क्या मुख्य अंतर होता है। तो इसका जो अंतर है ऑप्शन नंबर बी, आप समझ गए होंगे कि इसका अंतर होगा, क्योंकि निगरानी में क्या है, एक सतत प्रक्रिया यानी जो सस्टेनेबल प्रोसेस होता है जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान प्रगति को ट्रैक करती है, जबकि मूल्यांकन एक आवधिक प्रक्रिया है और जो परियोजनाओं की प्रभावशीलता और प्रभाव का आकलन करती है। निगरानी में क्या करते हैं, जैसे आप अपनी स्टडी करते हैं तो आप अपनी डे बाय डे की चीज़ों को देखते हैं ना कि कैसा चल रहा है, जबकि मूल्यांकन क्या करते हैं, इवोल्यूशन जब क्या करते हैं, आपने एक हफ्ते में पढ़ा है, जो टारगेट्स वगैरह लगाए थे वो फिक्स किया है या आपने नहीं किया है, तो ये क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार करना है तो निम्नलिखित में से कौन सा केपीआई परिणाम संकेत यानी आउटकम्स इंडिकेटर का सबसे अच्छा उदाहरण होगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बात कर रहा है और स्वच्छता में सुधार करने की बात कर रहा है, तो केपीआई का परिणाम संकेतक पूछ रहा है कि सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा। तो पहला कह रहा है कि परियोजना में उपयोग किए गए सीमेंट बैग की कुल संख्या। दूसरा कह रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की संख्या। तीसरा कह रहा है कि स्वच्छता जागरूकता बैठकों में भाग लेने वाले स्वच्छ ग्रहियों की संख्या या खुले में शौचालय करने वाले परिवारों के प्रतिशत में कमी। तो जब आप सुधार देखते हैं कि किसी चीज़ में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम उसका परिणाम देखते हैं कि क्या हुआ है, कितने लोगों को लाभ हुआ है। तो क्या होगा कि खुले में शौचालय जाने वाले परिवारों के प्रतिशत में कमी आई है या नहीं आई है, यही चीज़ें दर्शाएंगी कि स्वच्छता में सुधार हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट जवाब होगा यहाँ पे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकारी योजनाओं के प्रबंधन में प्रबंधन सूचना प्रणाली की प्राथमिक भूमिका क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि फील्ड स्टाफ को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता वितरित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। दूसरा कह रहा है कि परियोजनाओं के लिए नए बजट आवंटन पर स्वायत्त रूप से निर्णय लेना है। तीसरा कह रहा है कि सभी हितधारकों के लिए डेटा संग्रहण को मानकीकृत करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और योजना प्रगति पर वास्तविक समय यानी रियल टाइम की जानकारी प्रदान करना है। या चौथा कह रहा है कि परियोजना के लिए केवल अंतिम प्रभाव यानी इम्पैक्ट डेटा का संग्रहण करना होता है। तो योजना प्रबंधन में क्या करना है, प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी एमआईएस की भूमिका पूछ रहा है। तो क्या होगी सरकारी योजनाओं में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट जवाब। सभी हितधारकों के लिए क्या करता है, ये डेटा को एकत्रित करता है और मानकीकृत करता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और योजनाओं की प्रगति पर वास्तविक समय यानी रियल टाइम की जानकारी प्रदान करने का काम ये करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केपीआई परियोजना की इनपुट को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ठीक है, तो केपीआई परियोजनाओं में इनपुट्स को कौन सबसे अच्छी तरह से दिखाता है। हमने देखा था कि इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें इनपुट को कौन अच्छे से दर्शा रहा है यही बताना है हमको। तो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या। दूसरा है परियोजना क्षेत्र में कुपोषण की दर। तीसरा है परियोजना के परिणाम स्वरूप लाभार्थियों के जीवन स्तर में समग्र सुधार। या चौथा है
परियोजना शुरू करने के लिए जारी की गई धनराशि यानी निधि की राशि यानी फंड्स। तो आपको पता है ये क्या होगा, इनपुट्स में क्या क्या चीज़ें मदें शामिल थी, आपके क्या क्या कंपोनेंट्स थे उसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। उसमें जो फंड वगैरह हैं लगाए जाते थे वही शामिल होती थी। तो परियोजना शुरू करने के लिए जारी की गई निधि की राशि यानी फंड की जो राशि है वो होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मजबूत केपीआई के लिए स्मार्ट मानदंडों में ए का क्या अर्थ है। मैंने आपको वहाँ पे इंडिकेट किया था कि स्मार्ट का जो मीनिंग है आप ध्यान रखिएगा कि क्या कह रहा है केपीआई में। स्मार्ट का पूरा मतलब क्या होता है, एस का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि ए का क्या अर्थ है, स्मार्ट में जो ए है उसका क्या अर्थ है। तो आधिकारिक यानी अथॉरिटेटिव यानी केवल सरकारी सूत्रों द्वारा अनुमोदन। दूसरा है वार्षिक, ए का मतलब एनुअल है या केवल वार्षिक आधार पर मापन। तीसरा कह रहा है कि प्राप्त करने योग्य यानी अचीवेबल यानी यथार्थवादी और दिए गए संसाधनों के भीतर प्राप्त किया जाना। और चौथा कह रहा है कि लेखा परीक्षण यानी ऑडिट, बाहरी ऑडिटरों द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापित करना। तो अगर आपने ए का मतलब उसमें पता है, अगर आपको स्मार्ट का मतलब पता है तो उसमें पता होगा कि ए का मतलब क्या दिया गया था। तो ए का मतलब दिया गया था अचीवेबल। ठीक है, प्राप्त करने योग्य यानी अचीवेबल होगा, और जो क्या कह रहा है कि यथार्थवादी और दिए गए संसाधनों के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा स्मार्ट में जो ए का अर्थ क्या है तो अचीवेबल है। अब यहाँ पे आपको जो SMRT है उसका भी आपको अगर याद है तो आप कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा, या आप स्मार्ट का पूरा जो फुल फॉर्म है आप लिख दीजिएगा कि KPI में स्मार्ट का पूरा मीनिंग क्या है। अगर आपको याद है, सुबह की क्लास में अगर देखा है आपने तो याद होगा। तो आपको अगर याद है जितनी भी चीज़ें उसमें कि याद है, स्मार्ट में एस का मतलब याद है, एम का मतलब याद है, तो जो जिसका भी मतलब आपको याद है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कह रहा है कि परियोजना कार्यान्वयन के दौरान समवर्ती निगरानी यानी कंकरेंट मॉनिटरिंग का प्राथमिक लक्ष्य लाभ क्या है। कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है कि परियोजनाओं के अंतिम प्रभाव यानी फाइनल इम्पैक्ट को सही ढंग से मापा गया है। दूसरा कह रहा है कि कार्यान्वयन में कमियों और विचलन की शीघ्र पहचान करना ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। तीसरा कह रहा है कि परियोजना के लिए अगले वर्ष के बजट को अंतिम रूप देना। और चौथा कह रहा है कि परियोजनाओं के अंतिम प्रभाव को मापने के लिए एक 20 लाइन डेटा सेट बनाना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि समवर्ती निगरानी यानी कंकरेंट मॉनिटरिंग का प्राथमिक लाभ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्यान्वयन में कमियों और विचलन यानी डेविएशंस की शीघ्र पहचान करना और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली में डेटा गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली की बात कर रहा है, उसमें डेटा की जो गुणवत्ता है वो क्यों महत्वपूर्ण होती है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि फंड के उपयोग के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र को स्वचालित रूप से उत्पन्न करना। दूसरा कह रहा है कि परियोजनाओं के लक्ष्यों को हर 6 माह में स्वचालित रूप से बदलना। तीसरा कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि MIS में प्रवेश किया गया डेटा सटीक है, विश्वसनीय है और पूर्ण और समयबद्ध है, जिसमें निर्णय लेने की विश्वसनीयता बनी रहे। और चौथा कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी डेटा केवल मासिक आधार पर एकत्रित किया जाता है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको बताना है कि कौन जो है डेटा की गुणवत्ता महत्व को बता रहा है प्रबंधन सूचना प्रणाली में। तो आपको पता है जो सी है इसका जो राइट जवाब होगा, यह सुनिश्चित करता है कि MIS में प्रवेश किया गया जो डेटा है वह सटीक, विश्वसनीय और पूर्ण और साथ ही साथ समयबद्ध है और जिसमें निर्णय लेने की विश्वसनीयता बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिसरण के सर्वोत्तम डेटा साझाकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए MIS में क्या सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, तो जो डेटा का साझाकरण है उसमें जो MIS में क्या क्या सुविधाएं जो प्रोवाइड करानी जानी चाहिए, फैसिलिटी क्या क्या उसमें प्रोवाइड करानी चाहिए, यही पूछ रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल विभाग की अपनी गतिविधि के लिए एक डेटा दर्ज करने की क्षमता। दूसरा कह रहा है कि डेटा को केवल वार्षिक रूप से अपडेट करने की आवश्यकता। तीसरा कह रहा है कि अन्य संबंधित विभागों या योजनाओं के पहचानकर्ताओं यानी
आइडेंटिफायर्स और मैट्रिक्स के साथ एक डेटा को सहसंबंधित करने की क्षमता। और चौथा कह रहा है कि अन्य विभागों के लिए डेटा की छुपाना, ठीक है, किसी भी डेटा को छिपाना। तो ये 4 ऑप्शन है। अब आपका पूछ रहा है कि जो डाटा साझाकरण है, जो डाटा है, जैसे कोई भी आपके पास डेटा उपलब्ध है तो उसको अगर आपको किसी को, संस्था को देना है या किसी को भी देना है, तो उसको सुविधाजनक बनाने के लिए MIS में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। कह रहा है कि अन्य संबंधित विभागों या योजनाओं की पहचान करता हुआ यानी आइडेंटिफायर्स और मैट्रिक्स के साथ डेटा को सहसंबंध यानी को रिलेट करने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो एक तो डाटा जो है उसको साझा कर सके, उसकी पहचान कर सके कि कौन सी डाटा है, और उसका पहचान करे, उसको फिर से क्या करे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी जो साझा करे। अगर कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो मांग रहा है उसके डेटा को, तो वो साझा कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी परियोजना के आउटपुट संकेतक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो परियोजना के लिए आवश्यक प्रारंभिक संसाधनों जैसे धन, मानव शक्ति की मात्रा को मापना। दूसरा कह रहा है कि परियोजना के कारण लाभार्थियों के व्यवहार ज्ञान में परिवर्तन को मापना। तीसरा कह रहा है कि परियोजना की गतिविधियों के प्रत्यक्ष मूर्त परिणामों को मापना, जैसे निर्मित संपत्ति या प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या। और चौथा कह रहे हैं कि परियोजना के समाप्त होने के 10 वर्ष बाद दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करना होता है। तो यहाँ पे जैसे इनपुट्स था, इसमें आउटपुट्स में पूछ रहा है कि आउटपुट में जो प्राथमिक संकेतक हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें क्या होता है, परियोजना की गतिविधियों में प्रत्यक्ष मूर्त परिणाम को मापना, जैसे निर्मित संपत्ति और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या। हमने देखा था कि कितने जैसे सड़क बना रही है तो कितने किलोमीटर का सड़क बना रही है, अगर किसी व्यक्ति को, अगर लोगों को प्रशिक्षण दे रही है तो कितनी संख्या में लोगों को प्रशिक्षित किया गया। तो ये सारी चीज़ें इनपुट्स और आउटपुट्स में आती थी। तो मैंने आपको बोला था कि आउटपुट्स में क्या आते हैं, इनपुट्स में क्या आते हैं, और 2-3 पॉइंट्स और थे उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपको बोला था कि मैंने उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा आपका। और अंतिम प्रश्न है आपका, कह रहा है कि M&E प्रणाली विशेष रूप से MIS के उपयोग के माध्यम से जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को कैसे सुनिश्चित करती है। तो केवल फील्ड स्टाफ के लिए वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप तैयार करके। दूसरा कह रहे हैं कि परियोजनाओं के मध्य में सभी KPI को 0 पर रीसेट करके। तीसरा कह रहा है कि प्रगति डेटा और वित्तीय व्यय को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर और कार्यान्वयन में विसंगतियों यानी की पहचान करके। और यह चौथा कह रहा है कि यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी परियोजनाएं दस्तावेज हार्ड कॉपी में संग्रहित हैं। तो यहाँ पे जवाबदेही की बात कर रहे हैं यानी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे सुनिश्चित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रगति डेटा और वित्तीय व्यय में को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर और कार्यान्वयन की विसंगतियों की पहचान करके ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। तो ये आज के 10 प्रश्न थे आपके, और आपको 10 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग बता नहीं रहे कि क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आप क्लास कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप नोट्स वगैरह नहीं बना रहे, उसका रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, तभी तो आपके प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करिए, अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो नोट्स आप बना रहे हैं उसको रिवाइज़ करिए, और क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप प्रैक्टिस करिएगा, तभी ये लाभफुल है। आप बस वीडियो को देखिएगा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, इसको भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।